दो लेखक जिन्होंने एक दूसरे की किताब पढ़ी थी, एक दूसरे को जानते थे, लेकिन शायद कभी मिलने नहीं वाले थे, पर नियति को इस दुनिया तक पहुंचाना था इकिगाई। इकिगाई एक ऐसा रहस्य जिसे प्रकृति ने खुद चुना था उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिन्हें अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, जिन्हें शोर में भी शांति ढूंढनी आती है और जो हमेशा खुश और जिंदा दिल रहना पसंद करते हैं। ये दो लेखक जब पहली बार मिले तो इकिगाई ने पूरी दुनिया का सफर शुरू किया। इस किताब को दोनों ने मिलकर लिखा और ये इतनी लोकप्रिय हुई कि आज भी लोग अपनी इकिगाई का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर क्या थी ये इकिगाई और कैसे ये हमें जीने का एक नया तरीका सिखाती है, आइए जानते हैं। नमस्कार। द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड, यही इस किताब का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो हमें सिखाता है अपनी इकिगाई ढूंढना। इकिगाई जो हम सबके दिल में छुप कर बैठी होती है, लेकिन उसे ढूंढने में धैर्य यानी पेशेंस की जरूरत पड़ती है। दुनिया के चंद लोग अपनी इकिगाई ढूंढ चुके हैं, वहीं कुछ अभी भी इसे ढूंढ ही रहे हैं। अगर आप किताब एक्सप्रेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे प्रीमियम ऑडियो बुक्स फ्री में जो आपको कुछ ऐसा सिखा जाएंगे जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। हाँ तो दोस्तों, इन लेखकों के अनुसार जो लोग जापान के एक सुंदर आइलैंड ओकिनावा पर रहते हैं, जहाँ से ये शब्द निकला है, उनका मानना है कि हमारी इकिगाई हमारे सुबह उठने का कारण है। इकिगाई जिसका मतलब है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद। जी हाँ, बिजी रहने में भी कोई खुश रह सकता है भला? हम तो बुरी तरह थकान से परेशान हो जाते हैं, लेकिन यही है इकिगाई जो आपको सिखाती है बिजी होने में भी खुश रहने का सीक्रेट। जिनकी इकिगाई साफ और स्पष्ट होती है, उनका जीवन सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट और आनंदित होता है। इस किताब को ध्यान से सुनने पर आपको पता चलेगा अपनी इकिगाई ढूंढने का सबसे आसान तरीका। ये शब्द पहली बार तब और गहरा हो गया जब दोनों लेखक जापान के दक्षिण में स्थित ओकिनावा पहुंचे, जिसे द लैंड ऑफ लॉन्गेविटी कहा जाता है। यहाँ के लोग 100 साल से ज्यादा की उम्र तक एक्टिव, खुश और हेल्दी रहते हैं। गांव ओगिमी के बुजुर्ग हंसते हुए कहते हैं, हम बिजी नहीं रहते, हम खुशी में रहते हैं। लेखकों ने जब वहां लोगों से बात की तो एक रोचक बात सामने आई। वहां के लोग रिटायरमेंट नाम की चीज ही नहीं जानते। यहाँ तक कि 100 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्ग भी खुद को काम से अलग नहीं होने देते। कोई लकड़ी को काटता है, कोई सेरेमिक के बर्तन बनाता है, तो कोई बच्चों को प्राचीन कहानियां सुनाता है। वो हर दिन कुछ न कुछ करते हैं। उनका काम उनके लिए बोझ नहीं, उनके जीवन का हिस्सा है। किताब को लिखते समय लेखकों का सामना जापान के लोगों की एक बहुत ही साधारण पर खास आदत से हुआ। इसका नाम है द 80% सीक्रेट। जापान में एक बहुत प्रचलित कहावत है, हारा हाशिबू। ये वाक्य खाना खाने से पहले या बाद में बोला जाता है, जिसका मतलब है अपने पेट को बस 80% तक भरने दो। ओकिनावा के लोग भोजन तब रोक देते हैं जब उन्हें लगता है कि अब पेट लगभग भरने लगा है। पूरी तरह से नहीं, वो जानते हैं कि ज्यादा खाना शरीर पर बोझ डालता है और उसे जरूरत से ज्यादा समय पाचन में खर्च करना पड़ता है, जिससे शरीर में ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है और उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। हालांकि ये बात सच है कि कोई भी इंसान ये माप नहीं सकता कि उसका पेट सच में 80% भरा भी है या नहीं, लेकिन इस कहावत की असली सीख यही है कि जैसे ही आपको हल्की सी तृप्ति महसूस होने लगे, वहीं पर खाना रोक दीजिए। वो एक्स्ट्रा डिश, वो बिना जरूरत के स्नैक्स, दोपहर के खाने के बाद वाली एप्पल पाई, ये सब आपको कुछ ही मिनटों की खुशी देंगे, लेकिन लंबे समय में आपके शरीर को भारी कर देंगे। इसके उलट इन्हें छोड़ देना शरीर को हल्का, हेल्दी और खुश बनाता है। जापानियों की एक और खूबसूरत आदत है कि वो भोजन को छोटी थालियों में परोसते हैं। एक सामान्य जापानी भोजन 5 प्लेटों में आता है।
4 बहुत छोटी सी कटोरियाँ और एक थोड़ा बड़ा मुख्य पकवान का बड़ा प्लेट। इन 5 प्लेटों को देखकर ऐसा लगता है कि खाना बहुत है, लेकिन असलियत में मात्रा बहुत कम होती है। इस वजह से इंसान बिना महसूस किए कम खा लेता है और थोड़ा भूखा ही उठता है। इसी वजह से विदेश से आने वाले लोग जापान में कुछ ही महीनों में वजन कम होते हुए महसूस करते हैं। किताब में ये भी बताया गया है कि इन लोगों की लंबी उम्र सिर्फ उनके खान पान, हरी सब्जियों या समुद्री हवा के कारण नहीं है, बल्कि उनके भीतर छुपे एक पर्पस के कारण है। पर्पस मतलब उद्देश्य, जिसके साथ वो हर सुबह उठते हैं। यही इकिगाई है, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा कारण जो इंसान को जीने की एनर्जी देता है, थकान नहीं। दोस्तों, यही सिखाती है किताब इकिगाई। जब आपको पता है कि आप क्यों जी रहे हो, तब तक कोई परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। किताब में एक इंसान का एग्जाम्पल दिया गया है जिसे जीवन अर्थहीन लगने लगा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कोई काम मन को भाता नहीं था और जीने का कारण ढूंढना उसके लिए मुश्किल हो गया था। यहाँ उस पर एक थेरेपी का जादू हुआ। थेरेपी में उससे एक सवाल पूछा गया, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए तुम समय भूल जाते हो? कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, बचपन में पेड़ों की पेंटिंग बनाना उसे बहुत पसंद था। थेरेपिस्ट ने कहा, वहीं से शुरू करो, वही तुम्हें वापस जिंदगी से जोड़ेगा। और धीरे धीरे उसके अंदर जीवन का उत्साह लौटने लगा। यही इकिगाई है, वो काम जिसे करते समय समय खुद ठहर जाता है, लेकिन आप भीतर से बहने लगते हैं। और इस थेरेपी का नाम है लोगोथेरेपी, लिटिल थिंग्स दैट एड अप टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ओकिनावा में लोगों को एक बात गहराई से समझ में आई। यहाँ के लोग उम्र को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक मुलायम यात्रा की तरह देखते हैं। ये यात्रा जहाँ हर दशक का अपना रंग, अपना मजा होता है। 70 की उम्र में लोग सुबह टहलने जाते हैं, 80 की उम्र में अपने बगीचे संभालते हैं और 90 की उम्र में पड़ोस की बैठकों में शामिल होते हैं। उनकी चाल में कोई जल्दी नहीं, उनकी बातों में कोई शिकायत नहीं, उनके मन में उम्र का कोई डर नहीं। ऐसा लगता था मानो उन्होंने समय से दोस्ती कर ली हो, अपनी उम्र से दोस्ती कर ली हो। वो समय का पीछा नहीं करते, बल्कि उनके साथ चलना जानते हैं। किताब में आगे लेखक बात करते हैं इसी थेरेपी यानी मोरिटा थेरेपी के बारे में। इस थेरेपी से जापान के लोग अक्सर अपनी भावनाओं को समझते हैं, खुद को उन्हें स्वीकारने का समय देते हैं। अगर भावनाएं समझ में आने लगे तो जीवन हल्का और आनंदित हो जाता है। दुनिया भर की थेरेपीज जहां भावनाओं पर कंट्रोल सिखाती हैं, नियंत्रण सिखाती हैं, वहीं जापान के मनोचिकित्सक और ज़ेन बौद्ध शोमा मोरिटा का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। उनकी थेरेपी कहती है, भावनाओं से लड़ो मत, उन्हें आने दो, पहचानो और आगे बढ़ो। ये विचार शुरू में जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है। मोरिटा मानते थे कि डर, चिंता, बेचैनी ये सब हमारी जीवन यात्रा के सहयात्री हैं, मतलब दोस्त हैं। इनसे भागने की कोशिश हमें उलझा देगी। मोरिटा का सबसे सुंदर सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, भावनाएं मौसम की तरह आती हैं, कभी धूप, कभी बादल, कभी तूफान, कभी छांव। क्या हम मौसम बदल सकते हैं? नहीं, हम बस उसका निरीक्षण कर सकते हैं। मोरिटा कहते थे, जब तुम गुस्सा हो, घबराए हो, दुखी हो, तो ये मत सोचो कि ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा मौसम है। इसे बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो ये कब आता है और कब चला जाता है। भावनाओं को सहजता से स्वीकारना ही मोरिटा थेरेपी का पहला कदम है। जहां वेस्टर्न कल्चर मानता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, इसके ठीक उलट मोरिटा कहते हैं, नहीं, तुम जैसा करते हो वैसा महसूस करते हो। यानी भावनाएं तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए मोरिटा थेरेपी में ये शिक्षा दी जाती है कि अगर तुम्हें डर, चिंता, बेचैनी महसूस हो रहे हैं तो उन्हें हटाने के बजाय वही करो जो इस समय करना चाहिए।
अपने काम से जुड़े रहो। लक्षण अपने आप धीरे धीरे मिटने लगेंगे। मोरिटा अपने मरीजों को एक छोटी सी कहानी भी सुनाते थे। एक गधा रस्सी के खंभे से बंधा है। वो खुद को छुड़ाने के लिए खंभे के चारों ओर घूमता रहता है और बस घूमता रहता है। लेकिन जितना वो घूमता है, रस्सी उतनी ही उलझती जाती है और वो फंस जाता है। मोरिटा कहते हैं, इसी तरह हम डर, चिंता और परेशानियों से भागते हैं और बस भागते भागते गहरा फंस जाते हैं। समाधान है भोजन, आराम और ध्यान की तरह भावनाओं को छोटी खिड़की देकर उन्हें गुजरने देना। भावनाओं को स्वीकारना हमें आज़ादी देता है। आज की दुनिया में जहाँ भाग दौड़ को सफलता का प्रतीक माना जाता है, वहाँ ओकिनावा के लोग शांति को जीवन का केंद्र मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम लगातार भाग रहे हो तो तुम अपने जीवन के असली सौंदर्य को खो दोगे। उनके अनुसार तनाव तब बढ़ता है जब हम अपनी प्रकृति के खिलाफ जाते हैं, जब हम वो करते हैं जो हम करना नहीं चाहते। लेकिन जब हम अपनी इकिगाई के अनुसार जीते हैं तो तनाव खुद ब खुद कम होने लगता है, क्योंकि हम भीतर से काम करते हैं, बाहर के थोपे हुए दबाव से नहीं। यही वजह है कि वहाँ के लोग मन को शांत रखने के लिए छोटी छोटी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेखक बताते हैं कि दुनिया में अकेलापन एक बड़ी बीमारी बन चुका है। लोग शहरों में रहते हैं, लाखों के बीच रहते हैं, लेकिन भीतर से अकेले होते हैं। जबकि ओकिनावा इसके बिल्कुल विपरीत है। वहाँ समुदाय व्यक्ति की असल शक्ति है। ओगिमी गांव की गलियों में घूमते समय लेखकों ने देखा कि लोग एक दूसरे के घरों में बिना संकोच आते जाते हैं। कोई अकेला नहीं होता। हर बुजुर्ग एक मोई होता है। 4 से 5 लोगों का एक छोटा समूह जो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक दूसरे का साथ देता है। वो हर हफ्ते मिलते हैं, बातें करते हैं, त्योहार मनाते हैं, कठिनाई में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि जीवन का एक स्तंभ है, आधार है। ओगिमी की एक बुजुर्ग महिला कहती है, हम बीमारी से नहीं हारते, हम अकेलेपन से हारते हैं। लेखकों ने महसूस किया कि शायद दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं छोटे सामुदायिक बंधनों को पुनर्जीवित करने की है, क्योंकि अकेलापन दिल को चुपचाप थका देता है, उसकी जिंदा दिली को खत्म करने लगता है। लेकिन जब साथ मिलकर हम जीना सीखते हैं तो हमारी इकिगाई मजबूत हो जाती है। किताब कहती है इकिगाई बाहर नहीं, भीतर मिलती है। हम अपने आप से कुछ सवाल पूछकर इसे खोज सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया दिमाग से नहीं, दिल से की जाती है। इकिगाई वो काम है जिसे करते हुए हम गायब हो जाते हैं, केवल काम बचता है, हम नहीं। ये वो है जो हमें दुनिया से जोड़ता है, लेकिन पहले हमें अपने भीतर ले जाता है। इसे खोजने के लिए हमें धीमा होना पड़ता है, स्लो। अपनी जिंदगी की आवाज़ सुननी पड़ती है और उन कामों को पहचानना पड़ता है जो हमें भीतर से जीवंत महसूस कराते हैं। ये कोई करियर नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई डिग्री नहीं, एक एहसास है। ओकिनावा में एक और दिलचस्प फिलॉसफी मिलती है, काइजन, जिसका मतलब है छोटे छोटे सुधार। जापानीज लोगों का मानना है कि बड़ी सफलता कभी एक बड़े कदम से नहीं आती, वो हमेशा छोटे छोटे कंसिस्टेंट यानी लगातार और पेशेंस यानी धैर्यपूर्ण कदमों का परिणाम होती है। जैसे पानी की एक बूंद धीरे धीरे पत्थर को भी काट सकती है, उसी तरह छोटे बदलाव समय के साथ जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। लेखकों ने जब ओकिनावा के मजदूरों, शिक्षकों, किसानों और कलाकारों से बात की तो उन्हें एक साझा पैटर्न मिला। वो ये था कि हर इंसान अपने काम में छोटे छोटे सुधार लाता रहता है। कोई किसान रोज नए तरीके से पौधों को पानी देता है, कोई कुम्हार अपने द्वारा बनाया गया मिट्टी का बर्तन थोड़ा सा और सूक्ष्म बदलाव से जोड़ता है, कोई बुजुर्ग हर दिन अपने चलने का समय 1 मिनट बढ़ा लेता है। ये छोटे बदलाव दिखने में मामूली होते हैं, लेकिन इनके परिणाम लंबे समय में असाधारण होते हैं।
इकिगाई वो धागा है जो इन सबको एक साथ बांध देता है। जिस व्यक्ति के जीवन में इकिगाई होती है उनका मन स्पष्ट, सक्रिय और आत्मा शांत रहती है। वो हर सुबह खुशी से उठता है, हर शाम संतोष से सोता है और हर दिन को एक इनाम की तरह, एक गिफ्ट की तरह जीता है। किताब 4 सबसे महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करती है। तुम क्या प्यार करते हो, तुम किस में अच्छे हो, दुनिया को किस चीज की जरूरत है जिससे तुम जीवन यापन कर सकते हो। इन्हीं 4 बातों के सेंटर में इकिगाई का जन्म होता है। इकिगाई की एक सुंदर सी स्पिरिचुअल साइड भी है जो किताब में बड़ी ही सुंदरता से बताई गई है। ये कोई धर्म नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन को एक पवित्र उपहार की तरह देखना है। वो मानते हैं कि हर सुबह सूरज उगना एक नया अवसर है, एक नया जीवन है। हर सांस प्रकृति का आशीर्वाद है। वो जीवन को हल्के में नहीं लेते, हर पल को, हर मोमेंट को रिस्पेक्ट यानी सम्मान देते हैं। ये सम्मान उन्हें गुस्से से बचाता है, जलन से दूर रखता है और जीवन के प्रति आभार से भर देता है। जब आत्मा शांत होती है तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। ये वो शक्ति है जो इकिगाई को भीतर गहराई में स्थिर करती है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की इकिगाई ढूंढने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में आई विल फाइंड माई इकिगाई सून, मैं अपनी इकिगाई जल्दी ढूंढ लूंगी या जल्दी ढूंढ लूंगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके साथ हूँ और यहीं पर मिलूंगी हर रोज़ आपको। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। अपना खास ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, किसी को मत बताना मेरी इकिगाई आप लोग हो।